Assalamu alaikum dear students, here is Kumail Haider and welcome to campus.pk। लास्ट टाइम हमने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस को अकॉर्डिंग टू एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यूज हमने डिफरेंट फार्मूलाज को डिस्कस किया था। ठीक है, आज हम उसी को ज़रा आगे एलोबरेट करेंगे। ठीक है, जिसमें हम आइडियल गैसेस को बेसिकली हमारे आज का टारगेट होगा। वालेकुम सलाम बेटा, वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम बेटा, वालेकुम सलाम। बस ठीक है, सबके लिए वालेकुम सलाम। ठीक है बेटा, आप वन बाय वन सबके लिए वालेकुम सलाम करता रहूँ तो आपका आदत जो है हाफ टाइम इसी में चला जाएगा। ठीक है बच्चे, वालेकुम सलाम सबके लिए। अच्छा बच्चे, तो लास्ट टाइम हमारी बात हो रही थी कि आज आपके जो है एफएलपी भी है। ठीक है, फुल बुक जो आपका पेपर होना है, फुल लेंथ पे जो पेपर है, उसमें केमिस्ट्री का जो पोर्शन है वो आपके 30 एमसीक्यूज पे मुश्तमिल होगा। 30 एमसीक्यूज। ठीक है, 60 इसलिए नहीं दिया क्योंकि अभी ये स्टार्टिंग है, तो हम एफएलपी को ज़रा है तो पैटर्न आपके यूएचएस के अकॉर्डिंग ही है और नम्स के अकॉर्डिंग ही है, लेकिन हमने इसको ज़रा कम मार्क्स का रख दिया है ताकि स्टार्टिंग में जो है आप इसको ज़रा जब तक हैबिचुअल ना हो तब तक आप इसको उसकी प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है बेटा, 30 एमसीक्यूज है। और दूसरी बात मैंने आपको कल भी बता दिया था कि आपके टोटली वर्कशीट से रिलेटेड, मतलब आप ये समझ लें कि वर्कशीट से मैंने नहीं दिया हुआ, वर्कशीट से एक आध क्वेश्चन मैंने उठा दिया है वहाँ से, लेकिन उसकी भी मैंने ज़रा स्टेटमेंट ज़रा चेंज कर दिया है। बेटा आपका जो है अच्छा टाइमिंग बताऊँ, टाइमिंग आपका बेटा 6 PM to 8 PM 2 घंटे का पेपर होना है। ठीक है, 2 घंटे का 6 से 8 PM तक। जी बच्चे कर लेते हैं। शहराज बेटा मुझे आपके मैसेजेस याद है, मुझे आपके मैसेजेस याद है सारे बेटा। शहराज बेटा मुझे याद है। अच्छा, तो 2-3 बातें मैं आपको ज़रा एफएलपी के हवाले से बता दूं। इसके बाद फिर हम अपना लेक्चर भी शुरू करेंगे और कुछ एमसीक्यूज़ के हवाले से हम डिस्कशन भी करेंगे। ठीक है बच्चे, तो याद रखिएगा कि आपका जो पेपर होना है वो केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 फर्स्ट ईयर जो अभी हमने अब तक कवर किया है वहाँ से पेपर होना है आपका। और बेटा टाइमिंग मैंने बता दिया ना, 6 PM to 8 PM 2 घंटे का पेपर है, 6 से 8 तक। नहीं बेटा, हमने इसमें थोड़ा सा ना कम कर दिया है। अभी केमिस्ट्री जो है 60 एमसीक्यूज में से मैंने 30 दिया है। 30 एमसीक्यूज केमिस्ट्री का है, मेरा ख्याल फिजिक्स भी 30 होगा। इसी तरह सारे सब्जेक्ट्स के मुझे याद नहीं है बेटा, मुझे नहीं पता सारे सब्जेक्ट के, मुझे सिर्फ अपने सब्जेक्ट का पता है। 30 एमसीक्यूज होगा। हाँ जी, 2 घंटे का टाइमिंग बहुत है बेटा। और आप लोगों ने पेपर कैसे करना है बेटा, जब आप लॉगिन करेंगे ना, तो लॉगिन करने के बाद आपके मेन स्क्रीन पे ही ज्वाइंट टेस्ट का जो बार है ना वो शो हो रहा होगा स्क्रीन के ऊपर। जिस तरह आप लोग जब क्लासेस शुरू हो रही हो तो क्लासेस जब स्टार्ट हो जाए तो आपके मेन स्क्रीन के ऊपर ज्वाइन क्लास लिखे आता है ना, इसी तरह आप जब लॉगिन करेंगे, जी बेटा लॉगिन करेंगे, तो आपके मेन स्क्रीन के ऊपर ही क्या आएगा बेटा, ज्वाइंट टेस्ट आएगा। आपने ज्वाइंट टेस्ट पे क्लिक करना है। ज्वाइंट टेस्ट पे क्लिक करने के बाद फिर आपने अपने क्वेश्चन स्टार्ट करना है, क्वेश्चन आपने सॉल्व करना स्टार्ट करना है। ठीक है बच्चे, और आप लोगों के पास 2 घंटे का टाइम है बेटा। ठीक है, जितने भी आपके पास एमसीक्यूज होंगे आपने उसी हिसाब से उसको सॉल्व करना है। और जब आप सॉल्व करेंगे ऑन द स्पॉट ही आपको रिजल्ट मिल जाएगा बेटा। जो आपका रिजल्ट होगा, जो भी रिजल्ट आपका मार्क्स आप ऑब्टेन करेंगे वही आपको ऑन द स्पॉट ही मिल जाएंगे। ठीक है बच्चे, इसके बाद एक और बात भी याद रखें कि जो जितने भी एमसीक्यूज है केमिस्ट्री के 30 एमसीक्यूज है, ये 30 के 30 एमसीक्यूज विद एक्सप्लेनेशन मंडे को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, मंडे को आपका लेक्चर नहीं होगा, सिर्फ डिस्कशन हमने करना है बेटा। जितने भी एमसीक्यूज मैंने एफएलपी में दिया था उनकी मैंने जस्टिफिकेशन भी देना है आपको, आंसर की ऑब्वियसली आपको प्रोवाइड करूंगा मैं। ठीक है, साथ साथ आंसर भी बता दूंगा और वो आंसर कैसे आया, कैसे सॉल्व करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो ये मंडे के दिन, मंडे जो है उसका आपका बेटा 6 बजे बेटा, 6 बजे 6 PM, हाँ जी 6 to 8 जी बेटा। तो बस आप लोग मेंटली तैयार रहे। आई होप सो कि प्रिपरेशन कर ली होगी सबने। ठीक है, और मुझे इतने सारे मैसेजेस कर रहे थे बच्चे सारे, कि हर कोई मैसेजेस कर रहे थे कि सर कोई मुझसे सिलेबस पूछ रहा था कि सर सिलेबस बता दें, कोई मुझसे पूछ रहा है कि भाई इस क्वेश्चन को कैसे करें। जी बेटा 30 एमसीक्यूज है। जी जी, अच्छा ठीक है, अब हम ज़रा बातें करते हैं थोड़ा सा कुछ वर्कशीट के हवाले से। जी बेटा,
कुछ वर्कशीट के हवाले से हम डिस्कस करते हैं, इसके बाद फिर हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ठीक है बेटा, बस ठीक है। अच्छा जी, तो बेटा मैंने आपको वर्कशीट में डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस दिया हुआ था। अब आप उन क्वेश्चंस को ज़रा, मैं यहाँ पे सारे मेरे पास अभी इधर तो नहीं है, आपके पास मौजूद होंगे। हम एक आध क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व भी करेंगे और मैं आपको बाकियों का आपको मैं मेथड बता दूंगा कैसे करना है। मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को जिस MCQs में प्रॉब्लम आया ना, वो मैंने ये देखा कि जितने भी स्टाइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस है उनमें बच्चों को प्रॉब्लम आ रहा है। बेटा आप लोगों ने पहले ही FSC कंप्लीट कर चुका है, इसमें FSC के बाद आप इंटर टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ये प्रॉब्लम आपके सामने नहीं होना चाहिए था कि भाई आप उसको कैसे सॉल्व करें। MCQs को सॉल्व करने का जो मेथड है, जाहिर बात है आपने एक तो रेगुलर क्लासेस में ये सारे मेथड अंडरस्टैंड करके आ चुके हैं यहाँ पे। अब आप जो है इसी को ज़रा टेक्निकली आपने करना होता है। तो मैं आपको कुछ यहाँ पे मेथड बता दूंगा, उन मेथड्स को आपने फॉलो करना है। ठीक है बच्चे, देखिए एक MCQ टाइप आपका होगा स्टाइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन से रिलेटेड, जिसमें आपने स्टाइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग करना होता है। ठीक है बच्चे, एक आपके मोल, मैस, वॉल्यूम, नंबर ऑफ पार्टिकल से रिलेटेड होगा, इस तरह के क्वेश्चन होगा। ठीक है, जिसमें आपने मोल्स निकालना है, या अगर मैस दिया हो तो आपने मोल्स निकालना है, मैस दिया हो तो आपने वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम दिया हो तो आपने नंबर ऑफ एटम्स निकालना है। ठीक है, हाँ मुझे क्वेश्चन भी याद आ गया बेटा, एक सवाल मुझे किसी बच्चे ने कल पूछा था, मैंने कहा था क्लास में हम डिस्कस करेंगे। वो क्वेश्चन कुछ इस तरह था कि आपके पास वॉल्यूम गिवन था STP पे और नंबर ऑफ एटम फाइंड करने को कहा हुआ था। तो बच्चे मुझे कह रहे थे कि सर वो आंसर नहीं आ रहा। तो बेटा आपके पास जो वॉल्यूम है वो मुझे एग्जैक्ट वॉल्यूम तो याद नहीं है, यहाँ पे जरा बोर्ड पे देखें। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक हाइड्रोजन गैस है, लेट्स सपोज यहाँ पे देखें, हम कहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन गैस है H2। ठीक है, इसका वॉल्यूम फॉर एग्जाम्पल मैं सपोज कर लेता हूं 1507 सेंटीमीटर क्यूब है। यहां पे जरा गौर से देखिए बेटा, हम कुछ MCQs को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। वेट बाय वेट की भी बात करूंगा बेटा, वेट बाय वेट की भी मैं बात कर लूंगा। तो बस एक मिनट आप जरा यहाँ पे जरा बोर्ड पे जरा देखें। आपके पास क्या है बेटा, 1507 सेंटीमीटर क्यूब हाइड्रोजन का वॉल्यूम है। ठीक है, आपने क्या बताना है बेटा, आपने बताना यह है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताने हैं आपने। अब आपको मैंने लास्ट टाइम कहा था कि एक तो आपके पास वो ट्रिक है कि जिसमें आपने क्या करना है, मैस से वॉल्यूम से आपने कहां जाना है, वॉल्यूम से आपने मॉलिक्यूल्स में जाना है। तो पहले आप वॉल्यूम से कहां जाएंगे, मोल्स में जाएंगे, मोल्स से फिर आप नंबर ऑफ पार्टिकल्स में जाएंगे। एक तो ये मेथड है। अगर आपको जरा लगता है कि यार इसमें जरा कंफ्यूजन है, तो मैं आपको एक और शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, उसको जरा देखें जरा। अगर इस तरह के कोई क्वेश्चन आ जाए जिसमें वॉल्यूम गिवन हो और आपने मॉलिक्यूल्स में जाना है या मैस में जाना है, कुछ भी हो, आपके लिए मैं एक और ट्रिक भी बताऊंगा, इसको जरा सुन लेना जी बेटा। 5604 सेंटीमीटर क्यूब, चलो मैं इसी को लिख लेता हूं, 5050 क्या है बेटा, 604 जी बेटा। ठीक है, 50604, नहीं ये तो बहुत ज्यादा हो गया है। ये आपके पास है 5604 सेंटीमीटर क्यूब। इस MCQs को जरा समझो बेटा, इससे रिलेटेड जितने भी MCQs है वो आप सॉल्व कर सकेंगे। फिर इसको जरा देखिए, यू हैव 5604 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस, व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन। देखिए आपके पास, वो भी मैं बता दूंगा बेटा, एल्युमिनियम वाले भी बता दूंगा। आप जरा पहले सीक्वेंशियली देखें ना बेटा, मैं यहां पे वो क्वेश्चन सॉल्व करूंगा जिस मेथड से आप मेजॉरिटी MCQ सॉल्व कर सके। ठीक है बच्चे, उसको भी बात करेंगे, एल्युमिनियम वाले की भी ऊपर मैं बात कर लूंगा। अच्छा जी, अब आपके पास 5604 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपने फाइंड करना है। मैं आपको एक और शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जिस तरह आपने उसको सॉल्व करना है। अगर आपको उससे आंसर नहीं आ रहा या आपके लिए मुश्किल हो रहा है, तो आपके पास एक और मेथड भी है, उसको हम जरा देखेंगे। सबसे पहले तो आपने देखना है कि भाई वॉल्यूम किस में है, यूनिट देखना है बेटा। एक बात याद रखिएगा, आपने यूनिट्स को सेम रखना है। ऐसा ना हो कि आपके पास गिवन कोई और हो और जब आप सॉल्व करें तो आप किसी और यूनिट में रखें, तो आपका आंसर गलत आएगा ऑब्वियसली। जो क्वेश्चन में जो यूनिट दिया हुआ है उसी यूनिट के अकॉर्डिंग आपने सॉल्व करना है। फॉर एग्जांपल आपके पास 5604 सेंटीमीटर क्यूब है। अब आपको पता है कि भाई अगर हम मोलर वॉल्यूम की बात करें, यहां पे इसका मतलब यह होगा कि भाई हमने एक मोल का जिस तरह वॉल्यूम होता है, मोलर वॉल्यूम ऑफ अ गैस, इसी
इसी तरह हम क्या करेंगे, यहां पे इस गिवन वॉल्यूम से मॉलिक्यूल्स निकालेंगे। तो ये बात आपको याद होना चाहिए बेटा। देखिए आपको पता है कि 1 मोल कोई भी गैस हो, 1 मोल कोई भी गैस हो और वहां पे कंडीशन भी गिवन होगा, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। 1 मोल ऑफ एनी गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर विल पाई क्या था बेटा, 22.414 डेसीमीटर क्यूब। ऐसा ही था ना बेटा, 1 मोल गैस का वॉल्यूम क्या था, 22.414 डेसीमीटर क्यूब है, ठीक है बच्चे। और अगर हम इसी 1 मोल गैस में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात करें, हाइड्रोजन गैस के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात करें, तो वो 6.022 मल्टीप्लाई टेस्ट पार 23 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। मीन टू से 1 mole of any gas at standard temperature and pressure will occupy 22.414 decimeter cube volume and they contain 6.022 multiplied test per 23 molecule of that particular molecules। ठीक है बेटा, हाँ वही बात है बेटा, मैं वैल्यू यहां पे चेंज हो गई है, वैल्यू जो भी हो मेथड सेम है, ठीक है जी बच्चे। ये बात क्लियर है सबको, ये आपको बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। अब आपने जरा गौर से देखना है, आपके पास क्या चीज गिवन है, आपके पास जो चीज गिवन है वो ये है, ठीक है। 5604 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम गिवन है। जाना कहां है आपने, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में। तो आपने क्या करना है, यहां पे जरा देखिए बेटा, जरा बोर्ड पे देखिए जरा, जो आपके पास डेसीमीटर क्यूब में जो वॉल्यूम है इसको आपने सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। 1 डेसीमीटर क्यूब में कितने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, ये लास्ट टाइम मैंने भी आपको बता दिया था बेटा, लास्ट टाइम 1 डेसीमीटर विल बी इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब विल बी इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अब आप जरा देखिए, ये डेसीमीटर है और ये सेंटीमीटर में है, आपने क्या करना है, इस डेसीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, डेसीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। अब आप जरा यहां पे देखिए, इसको जरा कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे आप, हाँ जी क्या करेंगे, डेसीमीटर से आपने कहां जाना है बेटा, डेसीमीटर आपके पास है, आपने सेंटीमीटर में जाना है, तो क्या करेंगे जी बच्चे बताओ जरा जल्दी से, डिवाइड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ जी 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर है। अब आप मुझे बताएं कि आपने डेसीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब में जाना है, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे, जल्दी से बताएं मुझे। आपका क्वेश्चन डेसीमीटर क्यूब में है, आपने सेंटीमीटर क्यूब में जाना है, डू फास्ट, जल्दी बताओ बेटा क्या करना है जी बच्चे, जल्दी से क्विकली आंसर देते। वेरी गुड, मल्टीप्लाई करेंगे हम, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 1000 को इससे। अब आप जरा देखिए, मैं इसी को यहां पे सॉल्व करता हूं, तो मेरे पास जो आंसर आएगा 22.414 मल्टीप्लाई बाय 1000, दिस कम आउट टू बी क्या आएगा बेटा, 22414 सेंटीमीटर क्यूब मेरे पास वॉल्यूम होगा। अब आप जरा देखिए, ये भी मेरे पास सेंटीमीटर क्यूब में आ गया और ये भी मेरे पास सेंटीमीटर क्यूब में आ गया। इसका मतलब ये है कि मेरे पास दोनों आंसर के दोनों जो गिवन डेटा है वो सेम यूनिट्स में आ गया। अब आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब आप जरा बोर्ड पे देखें, अब आप जरा बोर्ड पे देखें सारे बच्चे, मैं आप इसको इस तरह लिखूं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए बेटा। देखिए जरा, 22414 सेंटीमीटर क्यूब विल बी इक्वल टू, देखिए 22414 सेंटीमीटर क्यूब अगर किसी भी 1 मोल गैस का वॉल्यूम हो तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, 6.022 मल्टीप्लाई टेन पावर 23 मॉलिक्यूल्स होंगे। क्या होंगे बेटा, मॉलिक्यूल्स होंगे। अगर ये मेरे पास 1 सेंटीमीटर क्यूब हो, 1 सेंटीमीटर क्यूब हो तो कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे जी बच्चे, 1 हो तो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा ना इस साइड पे जाके, 6.022 मल्टीप्लाई टेन पावर 23 डिवाइडेड बाय 22414, ठीक है बच्चे, 22414 आएगा। लेकिन मेरे पास गिवन कितने हैं, 5604, तो 5604 अगर मेरे पास सेंटीमीटर हो तो ये आएगा 6.022 मल्टीप्लाई टेन पावर 23 डिवाइडेड बाय 22414 मल्टीप्लाई बाय 5604। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा दैट वुड बी द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन 5604 सेंटीमीटर क्यूब। जी बच्चे, इसको जरा मल्टीप्लाई डिवाइड करो जरा, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है यहां पे, आप जरा कैलकुलेट करें, जल्दी करें बच्चे, मैंने अभी लेक्चर भी पढ़ाना है। इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करना बेटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, आपके पास जो आंसर आएगा वही एमसीक्यूज का आंसर होगा।
जी बच्चे जल्दी से करें जरा इसको। फाइनल आंसर है बेटा ये 1.505 मल्टीप्लाई 10⁻23। क्या यही ऑप्शन दिया हुआ है एमसीक्यूज के अंदर? हाँ जी बच्चे एमसीक्यूज के अंदर यही ऑप्शन गिवन है, यही ऑप्शन गिवन है बेटा। इसके ऊपर बात करेंगे, पहले इसको क्लियर करें। जी बच्चे बताए जरा मुझे, आंसर भी यही गिवन है, ऑप्शन में ये आंसर भी होना चाहिए। ठीक है, आंसर यही होगा 1.505 मल्टीप्लाई 10⁻23 होना चाहिए, क्योंकि इसे सही करना है आपने। जी बच्चे ठीक है, जी बच्चे ठीक हो गया बेटा, वेरी गुड, ठीक है। इसको बगैर कैलकुलेटर की कैसे करें बेटा? देखिए मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था कि आप जितने ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना बेटा, जो बंदा जितने ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं वो खुद ब खुद सीख ही जाता है कैसे करना है। अब मेरे पास ऐसा कोई ऐसा मेथड नहीं है जिसमें मैं आपको विदाउट कैलकुलेटर बताऊं कि भाई आपने इस तरह आंसर लाना है। बेटा एक बात याद रखिएगा, जब आप पेपर सॉल्व करने बैठ जाएंगे ना पेपर में, एग्जाम में, तो एग्जाम में जब आप पेपर सॉल्व करते हुए याद रखिएगा, जब आपकी प्रैक्टिस ज्यादा हो ना तो आप खुद ब खुद इन वैल्यूज को यूटिलाइज करते हुए आप आंसर को आसानी से प्रेडिक्ट कर सकेंगे। बात बेसिकली ये होती है। और आपको एक मजे की बात बताता हूं बेटा, कभी भी आपके यूएचएस के पेपर में इतने लेंथी और जिसमें कैलकुलेटर के बगैर सॉल्व ना होने वाले क्वेश्चंस इंतहाई कम देते हैं। आप समझ लें कि 2 to 3% ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो कैलकुलेटर के बगैर नहीं होते, बाकी सारे के सारे कैलकुलेटर के बगैर हो जाते हैं। बेटा मेरी बात सुनो, मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था, देखिए आपका फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक 3 पोर्शंस है ना, तो आप इस तरह समझ लें कि जो आपके ऑर्गेनिक पोर्शन है ना वो 45% पेपर आना है, 45% पेपर आपको ऑर्गेनिक से आना होता है। ठीक है बच्चे, और आपका जो फिजिकल केमिस्ट्री है, फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक, ये दोनों मिला के तकरीबन 65% है। तो मतलब आपका सबसे ज्यादा मार्क्स कहां से आएगा? ऑर्गेनिक से आएगा। ऑर्गेनिक के अंदर भी कोई मैथमेटिकल कोई कैलकुलेशन नहीं है, और इनऑर्गेनिक के अंदर भी कोई कैलकुलेशंस नहीं है। आप ये समझ लें कि ओवरऑल फिजिकल केमिस्ट्री आपके पास तकरीबन 35% आपका आ सकता है। 35% एमसीक्यूज आपके फिजिकल केमिस्ट्री से आएगा। तो 35% एमसीक्यूज में आपको इतने ज्यादा कॉम्प्लेक्स किस्म के एमसीक्यूज नहीं देगा। ऑब्वियसली जो पेपर बनाने वाला होता है ना, वो भी कॉमन सेंस रखता है कि भाई ऑब्वियसली इस क्वेश्चन को हम विदाउट कैलकुलेटर नहीं कर सकते, और पेपर में भी अलाउ नहीं है कैलकुलेटर, तो वहां पे भी वो अपने हिसाब से ही क्वेश्चन को डिजाइन करते हैं जिसमें आपको इतना मुश्किल ना हो। बेटा अभी तो आपके अभी शुरू है ना, अभी आप प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं। जब आप एंड तक पहुंचेंगे फिजिकल केमिस्ट्री के आखिर तक, हम इतने सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर चुके होंगे, इतने सारे एमसीक्यू सॉल्व कर चुके होंगे कि आपकी प्रैक्टिस ऑटोमेटिकली बन जाएगी। ठीक है बच्चे? हाँ जी। तो इसके बाद और क्या है बेटा? मुझे एक और बच्चे ने क्वेश्चन किया था, जल्दी से बताया बेटा। मैंने अभी लेक्चर भी स्टार्ट करना है, मैंने आपको कल 15 मिनट का टाइम कहा था। आज ये आंसर ठीक है ना? ये आंसर सही आया हुआ है, ऑप्शन भी है यही ऑप्शन। ऑप्शन चेक करो बेटा, ऑप्शन आपके पास ये होना चाहिए। जी ठीक है बेटा। इसके बाद मुझे एक बच्चे ने सवाल किया था कि एल्युमिनियम का है कोई स्टाइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन से रिलेटेड। क्यों बेटा मैथ्स को क्यों मल्टीप्लाई करेंगे? जरूरत नहीं है मैथ्स को मल्टीप्लाई करने की, क्योंकि हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं सिर्फ। वो सेकंड मेथड है ना, जो आप कह रहे हैं कि हाइड्रोजन के मैथ्स को मल्टीप्लाई नहीं करना, तो मैथ्स को नहीं मल्टीप्लाई करना होता, मोल्स को मल्टीप्लाई करना होता है एवोगैड्रो नंबर के साथ। ठीक है बच्चे? हाँ जी। यार एक और सवाल जरा मुझे बताया बेटा कि एल्युमिनियम से रिलेटेड जो आपने कहा था मुझे स्टाइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन से रिलेटेड एक एमसीक्यू। फॉर एग्जांपल मैं आप इसी को जरा यहां पे देखता हूं, इधर देखिए बच्चे जरा। लेट्स सपोज मेरे पास एक रिएक्शन है Al plus O2, they will convert into Al2O3, एल्युमिनियम ऑक्साइड। ठीक है बच्चे? जी बेटा मैं उसी की बात कर रहा हूं शहराज बेटा। एल्युमिनियम प्लस ऑक्सीजन क्या बना रहा है? एल्युमिनियम ऑक्साइड बना रहा है। यही क्वेश्चन है ना बेटा एल्युमिनियम वाला? हाँ जी शहराज बेटा, जरा मुझे क्वेश्चन का स्टेटमेंट कंप्लीट कर दो जरा। शहराज बेटा जरा इसका क्वेश्चन का जो है मुझे स्टेटमेंट जरा बता दो जल्दी से।
स्टेटमेंट बता दो जल्दी। स्टेटमेंट बताओ बेटा इस क्वेश्चन का। शहराज बेटा जल्दी से लिखो, शॉर्टली लिखो, मैं समझ जाऊंगा। मैं इससे लिमिटेड रिएक्टेंस रिलेटेड बता रहा हूं बेटा। बेटा जल्दी करें। इस क्वेश्चन जरा बताओ बेटा मुझे, इसका क्वेश्चन बताओ, एल्युमिनियम वाला, एल्युमिनियम वाला क्वेश्चन बताओ बेटा। सेवन ग्राम एल्युमिनियम रिएक्ट विथ हाउ मच मास ऑफ O2। ठीक है, आपके पास 27 ग्राम क्या है बेटा, एल्युमिनियम है। 27 ग्राम एल्युमिनियम आपके पास मौजूद है। ठीक है, आपने क्या चीज फाइंड करना है, आपने मास ऑफ O2 फाइंड करना है, मास ऑफ O2 फाइंड करना है। ऐसा ही है बेटा, हाउ मच मास ऑफ O2 विल बी रिक्वायर्ड। ठीक है, अब आप जरा यहां पे देखें, रिएक्ट विथ HCl दिया हुआ है। अगर HCl के साथ है तो Al प्लस HCl क्या बनेगा बच्चे, एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड, साथ में हाइड्रोजन गैस बनेगा। ठीक है, बैलेंस करो जरा इसको, तो जरा बैलेंस करो बच्चे जरा। अगर मैं यहां पे 2 लगा दूं तो मुझे यहां 2 लगाना पड़ेगा, 2 3 6, यहां पे 6 लगाना पड़ेगा, यहां पे 3 लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। अच्छा जी, 27 ग्राम एल्युमिनियम है। ठीक है बच्चे, और आपने क्या निकालना है बेटा, आपने क्या फाइंड करना है, आपने मुझे जरा बताया क्या क्या चीज रिक्वायर्ड है बेटा। शहराज रिक्वायर्ड क्या है, आपसे क्या पूछा हुआ है, मास ऑफ हाइड्रोजन है या मास ऑफ एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड पूछा हुआ है। जल्दी बताओ मुझे, क्या चीज फाइंड करने को कहा हुआ है। एल्युमिनियम और ऑक्सीजन है बच्चे। आप एक क्वेश्चन बता देना, कोई कुछ और क्वेश्चन बता रहे है, कोई कुछ और क्वेश्चन बता रहे हैं मुझे। आप एक और क्वेश्चन देखिए, एक बच्चा मुझे कह रहा है कि ऑक्सीजन के साथ है। मास ऑफ हाइड्रोजन फाइंड करना है। ठीक है, मास ऑफ हाइड्रोजन आपने फाइंड करना है। ठीक है, मैं इसी क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा बेटा, ये उसी क्वेश्चन से रिलेटेड ही है, ऑक्सीजन और एल्युमिनियम से रिलेटेड ही है। अब आप जरा यहां पे देखें, बोर्ड पे देखें जरा, बोर्ड पे देखें जरा बच्चे, क्या चीज गिवन है, 27 ग्राम एल्युमिनियम गिवन है और कुछ भी गिवन नहीं है। आपसे कहा हुआ है कि आपने मास ऑफ हाइड्रोजन फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे आप इसको करेंगे कन्वेंशनल मेथड से या कंपैरिजन मेथड से। जी बेटा ठीक है, कंपैरिजन मेथड से करेंगे। कंपैरिजन मेथड में क्या है बेटा, सबसे पहले जो आपके पास गिवन चीज है दैट इज 27 ग्राम एल्युमिनियम। ठीक है बच्चे, अब 27 ग्राम एल्युमिनियम के आप नंबर ऑफ मोल्स निकालें, नंबर ऑफ मोल्स निकालें तो ये नंबर ऑफ मोल्स आपके पास आ जाएंगे, मोल डिवाइड इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। मास आपके पास 27 है और मोलर मास आपके पास 27 पॉइंट मेरे ख्याल समथिंग होगा, 27 पॉइंट समथिंग है। तो आपके पास इसी को हम चले ग्राम्स पर मोल कर दें, ये ग्राम्स में आ गई, ये और ये कैंसिल हो गया, आपके पास आंसर आएगा 1.00 समथिंग आएगा इसके, क्योंकि हमने राउंड ऑफ किया हुआ है ना, 27 को राउंड ऑफ किया हुआ है। आप 1 भी ले सकते हैं लेकिन इट डजंट मैटर। ठीक है, ग्राम्स। अब आपने ये बताना है 1.00 ग्राम्स आ गए बेटा। अब आप जरा देखिए, आपने सॉल्व करने के लिए क्या करना होता है, आप इस एल्युमिनियम को, अब इस केस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्सेस में है, आपने इसको नहीं देखना, एक्सेस में जो चीज है इसको आपने जो है हाथ ही नहीं लगाना, अब जरूरत ही नहीं है उस चीज को यूज करने की। एल्युमिनियम आपके पास अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, अगर हम बात करते हैं एल्युमिनियम और हाइड्रोजन को, अगर हम बात करें अकॉर्डिंग बैलेंस केमिकल इक्वेशन, 2 मोल्स एल्युमिनियम है
ठीक है बच्चे, और 3 मोल्स क्या है, हाइड्रोजन है। अगर ये 1 मोल हो तो, 1 मोल हो तो क्या होगा बच्चे, 1 मोल हो तो ये क्या होगा, 3 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, इसको जरा डिवाइड करो बेटा, जरा क्या आंसर आ रहा है, 3 डिवाइडेड बाई 2 करो जल्दी से, 1.48 मोल्स आ गए। अब आपके पास सिंपल हो गया ना बेटा, मोल्स आ गए, मैस कैसे निकालेंगे जी बच्चे, हाँ जी, मैस ऑफ हाइड्रोजन H2 गैस क्या होगा बेटा, मोल्स मल्टीप्लाई बाई मोलर मैस। हाँ जी, मोल्स आपके पास है 1.48 मल्टीप्लाई बाई मोलर मैस क्या है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का मोलर गैस क्या है बेटा, मोलर मैस क्या है, हाँ जी, मोलर मैस क्या है बेटा, 2.016 ग्राम्स पर मोल। जी बच्चे इसको जरा मल्टीप्लाई करो, आंसर क्या आ रहा है, इसको जरा मल्टीप्लाई करो बच्चे, आंसर क्या आ रहा है, हाँ जी, इसको जरा मल्टीप्लाई कर दो, आंसर 1.5 आ रहा है बेटा, नहीं 1.5 कैसे आएगा, हाँ जी 1.5 तो नहीं आएगा जी बच्चे, जरा मल्टीप्लाई करो इसको जरा, 1.48 मल्टीप्लाई बाई 2.016 बेटा, ये आपका आंसर आएगा 3 ग्राम्स। जी बेटा आंसर सही है, आंसर सही है बेटा, आंसर सही है, हाँ जी 3, वही ना बेटा 3 आ गया ना, आंसर सही है, मुझे बताया आंसर सही है या नहीं है, एमसीक्यूज में है इसका ऑप्शन, 3 का ऑप्शन है जी, 3 का ऑप्शन है बेटा, हाँ 3 आंसर है, लेकिन मुझे बताया ऑप्शन है बेटा, राउंड ऑफ कर दो ना, 2.98 समथिंग है, आंसर में 3 दिया हुआ या नहीं दिया हुआ जी बच्चे, बस ठीक है, आपका आंसर भी 3 है और ये भी हो गया बेटा। अब ये कर सकोगे ना इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व, जी बच्चे ठीक है, आंसर सही है, यही होगा ऑप्शन, ओके बेटा ठीक है, तो ये भी आपका सॉल्व हो गया बेटा। अब इस तरह के क्वेश्चन आ जाए तो आप कर सकेंगे ना। एक और क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करके जाऊंगा बेटा, एक और क्वेश्चन बेटा यही है, मैथ्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट रिक्वायर्ड है, तो आप इसी मेथड से करें, इसी मेथड से आप कंपेयर करके कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, बस ठीक हो गया। अब मैं इसको दोबारा से इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व नहीं करूंगा बेटा। शहराज ठीक हो गया बेटा, आपने क्वेश्चन किया था, शहराज किधर गया है? जी बच्चे, एक और सवाल मैं यहां पे डिस्कस करके फिर लेक्चर शुरू करूंगा बेटा, आपका आधा घंटा इसी में चला गया। व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर? लास्ट में एक बच्चे ने सवाल भी किया था, मैंने इसको जानबूझ के डिस्कस इसलिए नहीं किया था क्योंकि फिर मुझे सारे सॉल्व करना पड़ना था। जी बेटा, क्वेश्चन ये है कि मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर, मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर बताना है आपने। जी बच्चे, मैं इसकी बात करके जाऊंगा बेटा, मोलैरिटी से परसेंटेज वेट बाय वेट कैसे निकालना है मैं बता के जाऊंगा बेटा, इसको बता के जाऊंगा। हाँ जी, मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर कैसे निकालेंगे? मोलैरिटी फाइंड करने का फार्मूला क्या था बेटा? मोलैरिटी फाइंड करने का फार्मूला था मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय क्या था बेटा? वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब। ऐसे ही था ना बेटा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब, ऐसे ही था फॉर्मूला। मोल पर डेसीमीटर क्यूब की हम बात करते हैं। आंसर 55.5 है, लेकिन कैसे आया आंसर? कैसा है बेटा 55.5 कैसा आया ये बताना है मैंने बेसिकली आपको। 55.5 ठीक है, लेकिन कैसे आया ये? हाँ जी, ये आंसर किस तरह आया ये बताना है मैंने आपको। ठीक है बच्चे, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने के लिए आपके पास एक फॉर्मूला होगा बेटा। नंबर ऑफ मोल्स के लिए क्या होगा बेटा? अगर हम 1000 ग्राम्स डेंसिटी की बात करते हैं, 1000 ग्राम अगर आपके पास वाटर मॉलिक्यूल हो तो उसको आप 18 मोलर मैस पे डिवाइड कर देंगे, जो आपका आंसर आएगा वो 55.5 आएगा। इस फॉर्मूले में पुट करो 55.5 डिवाइडेड बाय 1 डेसीमीटर क्यूब, तो आपका आंसर आएगा 55.5 मोलर।
ठीक है बच्चे, तो इसमें मेरा ख्याल है कोई मसला है नहीं इसके अंदर। ये आपको पता है ना बेटा डेंसिटी ऑफ वाटर क्या है? डेंसिटी ऑफ वाटर अगर हम बात करते हैं केजी में, ठीक है, तो ग्राम्स में, सॉरी, तो 1000 ग्राम्स पर क्या होगा? हाँ जी, 1000 ग्राम होगा ना बेटा पर लीटर, 1000 ग्राम पर लीटर। बेटा ये 1000 डेंसिटी है, ग्राम्स में डेंसिटी है 1000 ग्राम पर लीटर। 1 लीटर के अंदर 1000 ग्राम वाटर है। हाँ जी जी जी, 1000 इस क्या बेटा डेंसिटी मींस 1000 ग्राम पर लीटर। 1 लीटर अगर वाटर हो तो उसके अंदर, हाँ जी डेंसिटी है ये, 1 लीटर अगर वाटर हो, 1 लीटर अगर वाटर हो तो उसके अंदर कितने ग्राम्स होंगे बेटा? 1000 ग्राम्स। तो 1000 को आप मोलर मास पे डिवाइड कर दें तो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स निकल आएगा, और नंबर ऑफ मोल्स से फिर आप इसको फार्मूले में पुट करें, मोलैरिटी निकल आएगा। ओके। अच्छा, एक बच्चा मुझसे क्वेश्चन कर रहे हैं, बेटा परसेंटेज वेट बाय वेट का जरा बता दें। बेटा परसेंटेज वेट बाय वेट निकालने के लिए आपके पास मैंने डिफरेंट फार्मूला दिया था। एक फार्मूला तो मैंने आपको ये बता दिया था, एक फार्मूला मैंने आपको ये बताया था कि परसेंटेज वेट बाय वेट किसी भी गिवन सैंपल का आपके पास हो तो आप क्या करेंगे? मैस ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय क्या करेंगे? मैस ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। इस फार्मूले से आप फाइंड कर सकते हैं। लेकिन आपको मैंने एक और भी बताया था कि एक शॉर्ट ट्रिक भी बताया था कि अगर परसेंटेज वेट बाय वेट गिवन हो, ठीक है बेटा, परसेंटेज वेट बाय वेट गिवन हो और अगर आपसे कहे मोलैरिटी निकाले, या मोलैरिटी गिवन है, मोलैरिटी गिवन है, आपने क्या निकालना है? परसेंटेज वेट बाय वेट निकालना है। तो इसके लिए आपके पास क्या फार्मूला होगा बेटा? इसके लिए फार्मूला ये होगा, मोलैरिटी विल बी इक्वल टू परसेंटेज वेट बाय वेट मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट। इस फार्मूले को आप रीअरेंज करके भी कर सकते हैं बेटा। वेट बाय वेट इसी को कहेंगे ना, वेट पर परसेंट में, ये बेटा एक परसेंटेज कंपोजिशन है, सिर्फ W बाय V नहीं है, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम होगा। अगर वेट बाय वॉल्यूम क्या करेंगे? सिंपल है, आपके पास जो आपका सोल्यूट होगा उसको आपने ग्राम में लेना है और वॉल्यूम को आपने किस में लेना है? डेसीमीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब में। ज्यादातर हम सेंटीमीटर क्यूब में लेते हैं, ठीक है बेटा। जो सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम होगा उसको आपने उस पर डिवाइड कर देना है, बस, ठीक है, ठीक है बेटा। हाँ जी, कर सकोगे, इस तरह सॉल्व कर सकोगे ना बेटा, ठीक है। बाकी हम एफएलपी में जब आपका हो जाएगा बेटा तो मंडे को हमने सिर्फ और सिर्फ आपके एमसीक्यूज ही सॉल्व करने हैं, तो हम बैठ के कर लेंगे। परसेंटेज मोलैरिटी भी निकालना बेटा, मेरी बात जरा सुने ना। परसेंटेज वेट बाय वेट, यही तो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए परसेंटेज वेट बाय वेट की वैल्यू यहां पुट कर दो, मल्टीप्लाई बाय 10 कर दो और उसका जो सोल्यूट होगा उसका मोलर मास यहां पे लिख के डिवाइड कर दो, आपके पास मोलैरिटी निकल आएगा। बस एक शॉर्टकट है, ये शॉर्टकट है बेटा। अगर आपने मोलैरिटी फाइंड करना हो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम से या वेट बाय वेट से, तो जो परसेंटेज वेट बाय वेट जो गिवन होगा इसको आपने यहां पे पुट करना है, मल्टीप्लाई बाय 0.05 मोलैरिटी सॉल्यूशन दिया हुआ है। तो आपने परसेंटेज वेट बाय वेट निकालने के लिए आप क्या करेंगे? आप सिंपल इसको मल्टीप्लाई, देखिए जरा इसको रीअरेंज करो, क्या होगा? परसेंटेज वेट बाय वेट विल बी इक्वल टू, इसी फॉर्मूले को रीअरेंज करो, इसको ऊपर लेके जाओ, मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाय मोलर मास डिवाइडेड बाय 10, ठीक है बच्चे। हाँ, अब आपके पास मोलैरिटी क्या है? 0.05 मल्टीप्लाई बाय मोलर मास क्या है बच्चे? मोलर मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड 23, 24, 16, ये आपके पास 40 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 10, 10 1 10, 10 4 40, 0.05 मल्टीप्लाई बाय 4, क्या आंसर आ रहा है जी बेटा? आपस में बातें मत करो वरना मैं आप लोगों की जो चैट है वो मैं ब्लॉक कर दूंगा, फिर आपस में बातें ना करें। हाँ जी, 0.05 मल्टीप्लाई बाय 4, 0.2 आंसर आएगा बेटा इसका, 0.2 मोलैरिटी।
जी बेटा 0.2 मोलैरिटी आंसर होना चाहिए। आंसर चेक करो ना बेटा, आंसर बताओ जरा मुझे। 0.05 मोलैरिटी से आपने कहां पे किया बेटा? परसेंटेज वेट बाय वेट में किया है। इसका आंसर बताओ जरा। यही है आंसर 0.2, आंसर यही है 0.2 है। जी बच्चे आंसर यही है, देखे जरा ऑप्शन, देखे जरा मुझे बताएं, आंसर यही है 0.2। जी बच्चे 0.2 है आंसर। ठीक है, आंसर यही होगा। ठीक है, तो आपने इसको इसी तरह सॉल्व करना है। ठीक है बच्चे, आंसर भी यही होगा, 0.2 होगा। हाँ ठीक है, बस ठीक है, बस बेटा हो गया, बस क्लियर है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। आज का हमारा लेक्चर होगा बेटा अब आगे अब और बातें ना करें आपस में। ठीक है, बाकी क्वेश्चन सारा आप लोग फिर खुद से प्रैक्टिस करें, इसी से रिलेटेड ही होगा बेटा। और जब आपका FLP हो जाएंगे तो मंडे को हम इन्हीं क्वेश्चंस को दोबारा यहाँ पे डिस्कस करेंगे, 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे सारे। ठीक है, जस्टिफिकेशन भी आपको मैं बता दूंगा कि ये आंसर कैसे आया और आपने इसको किस तरह करना था। ठीक है बच्चे। आज का आपका टॉपिक होगा बेटा डेविएशन ऑफ FLP टेस्ट। बेटा मैंने आपको टाइमिंग पहले बता चुका हूं, टाइमिंग आपको पहले बता दिया है। डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैसेस, डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैसेस। बेटा ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरा अच्छी तरह अंडरस्टैंड करो। बेटा आप आपस में बातें ना करो, मैं बता रहा हूं। अगर आपस में बात करोगे मैंने चैट हाइड कर देना फिर, और जो बच्चे ज्यादा बातें करने लगे फिर मैं उसको फिर ब्लॉक कर दूंगा। ठीक है, डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैसेस। ठीक है बच्चे, आपस में बातें ना करें, ये लास्ट वार्निंग है। अगर फिर आपस में बातें शुरू कर दिया तो फिर मैंने ब्लॉक कर देना है। डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैसेस। बेटा इस टॉपिक को अच्छी तरह अंडरस्टैंड करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के हवाले से, इसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड करें। ज़ैनब बेटा ये नम्स के अकॉर्डिंग है, नम्स के अकॉर्डिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, ठीक है बच्चे। तो डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैसेस, जरा मेरी बात जरा सुनो बेटा। जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली ये है कि एक आपका आइडियल गैस कैसे डेविएट करके रियल में जाएगा, मतलब डेविएशन क्यों करती है, ये हमने बेसिकली आज यहां पे डिस्कस करना है। विद द हेल्प ऑफ सम ग्राफ्स और कुछ वैल्यूज की मदद से हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, हम यहां पे क्या चीज करने जा रहे हैं बेटा कि व्हाई एन आइडियल गैस डेविएट फ्रॉम आइडियलिटी, मतलब एक गैस आइडियलिटी से क्यों डेविएट करके रियल में जाएंगे, वो बेसिकली हम देखेंगे यहां पे। ठीक है बच्चे, सो डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैसेस में क्या होगा बच्चे, जरा बोर्ड पे देखें क्या होगा। हाँ जी, आपने यहां पे 2-3 बातें याद रखनी है। अगर आपको याद हो तो कल मैंने कहा था कि 2 ऐसे फॉल्टी एजम्पशंस है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस में। ठीक है, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस में 2 फॉल्टी एजम्पशंस है जिनके बुनियाद पे हम क्या करते हैं बेटा, इसको डिस्कस करते हैं। नंबर 1 जो फॉल्टी एजम्पशन है बेटा, इसको मैं यहां पे हेडिंग दूंगा रीजन के नाम से, रीजन फॉर डेविएशन। नंबर 1 फर्स्ट रीजन याद रखिएगा बेटा, नो IMF, नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। बेटा अब ठीक है, आप जरा लेक्चर पे फोकस करें। नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अमंग द गैस मॉलिक्यूल्स, गैस मॉलिक्यूल्स के दरमियान कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। ठीक है बच्चे, एक रीजन तो ये है जिसकी वजह से गैस डेविएट करेगी फ्रॉम आइडियल से नॉन आइडियल की तरफ या रियल गैसेस की तरफ। ठीक है बच्चे, और नंबर 2 इज द
एक्चुअल वॉल्यूम is negligible as compared to, तो ये पॉइंट आपने अच्छी तरह याद रखनी है बेटा। दो मेन रीजन है जिसकी वजह से गैस क्या करेगी बेटा, डेविएट करेगी फ्रॉम आइडियलिटी। नहीं बच्चे वो नहीं है, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड नहीं है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस है। मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था आईएमएफ से मुराद क्या है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक है बच्चे, नॉट इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड। आप उसी को सोचते रहो ना बेटा, अब पूरे पाकिस्तान उसी को सोच रहे हैं, इसलिए आप भी सोचते रहो, ठीक है बेटा, सही ना। हाँ जी, तो दो रीजन है आपके पास। एक रीजन आपके पास क्या है बच्चे, वॉल्यूम है, और एक आपके पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है, ठीक है बच्चे। अब आपने जो पॉइंट यहां पे डिस्कस करना है बेटा, उसको अच्छी तरह आपने याद रखनी है, ठीक है। वो ये है कि आप इस डेविएशन को स्टडी करेंगे एक फैक्टर से जिसको हम कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर से हम इसको डिस्कस करेंगे बेटा, और याद रखिएगा कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं। जी से किसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, जी से। और याद रखिएगा जी किसके बराबर होगा, जी होगा बेटा वी रियल वॉल्यूम ऑफ द रियल गैस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर विल बी इक्वल्स टू volume of the real gas divided by volume of the ideal. You can say mathematically it can be written as PV divided by RT. PV divided by RT is the value for Z. हम यहां पे ग्राफ ड्रा करेंगे किसके दरमियान बेटा, Z कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर वर्सेस प्रेशर का। हम प्रेशर और कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के दरमियान ग्राफ ड्रा करके बताएंगे कि बच्चे कि हाउ एन आइडियल गैस डेविएट फ्रॉम आइडियलिटी। ये हम बेसिकली डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चे। तो मैं यहां पर ग्राफ ड्रा करने लगा हूं बेटा, इसको अच्छी तरह समझो क्योंकि यहां से बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आने पेपर में। जी बच्चे, मैं अब ग्राफ ड्रा करने लगा हूं। ये मेरे पास वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है बेटा, ठीक है बच्चे। यहां पे हम एक्स एक्सिस पे लेंगे प्रेशर को अपॉन आरटी। बच्चे मैंने आपको पहले भी कहा कि अगर आप लोग फिर से अपने जो है बातों में लगे ना, आपस में बातें शुरू कर दिया, तो मैं आपके चैट को ब्लॉक कर दूंगा या चैट को हाइड कर दूंगा। इसके बाद आप क्वेश्चन भी नहीं पूछ सकेंगे, मैं बता रहा हूं। आप मुझे मजबूर ना करें कि मैं चैट हाइड कर दूं। जब से क्लास स्टार्ट हुई आज तक मुझे इस तरह के जो है किसी बच्चे ने डिस्टर्ब नहीं किया। अब मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं यहाँ पे नाम ले लूं। नेक्स्ट टाइम अगर फिर से दोबारा अगर आपस में बातें शुरू कर दिया बेटा, मैं आपको ब्लॉक कर दूंगा। ये मेरी तरफ से लास्ट वार्निंग है, मैंने ब्लॉक कर देना है। ब्लॉक एक दफा ब्लॉक होने के बाद फिर आप दोबारा नहीं आ सकते कभी क्लास में, फिर केमिस्ट्री के लेक्चर में नहीं आ सकते कभी भी, या आप किसी से भी पूछ लेना। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि आपस में बातें ना करें, लेक्चर पे फोकस करें, ठीक है बच्चे। लेक्चर पे फोकस करें, आपका फायदा होगा जी। मुनव्वर चैट हाइड कर देगा। जी बच्चे, अब आपका चैट मैंने हाइड कर दिया है, आप आपस में बात नहीं कर सकते, ठीक है जी बच्चे। अब जरा लेक्चर पे फोकस करें। आपके पास जो लेक्चर है इसमें यह है कि आपने ग्राफ ड्रा करना है बेटा, ग्राफ बिटवीन कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर एंड प्रेशर। प्रेशर को आपने एटीएम में लिया हुआ है और कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को आपने वाई एक्सिस पे लिया हुआ है। हम बिहेवियर चेक करेंगे। वी आर गोइंग टू चेक द बिहेवियर ऑफ हीलियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। चार गैसेस की हम बिहेवियर चेक करेंगे। आइडियलिटी से नॉन आइडियलिटी की तरफ कैसे जाएंगे बेटा, उसमें याद रखिएगा जो टेम्परेचर हम दो ग्राफ डिस्कस करेंगे। एक में आपके पास 0 डिग्री सी, टेम्परेचर किस पे रखेंगे, 0 डिग्री सी या 273 केल्विन पे चेक करेंगे। और सेकेंड ग्राफ हम किस पे चेक करेंगे बेटा, सेकेंड ग्राफ हम चेक करेंगे 800 डिग्री सी टेम्परेचर पे, ठीक है। 800 डिग्री सी टेम्परेचर पे हम चेक करेंगे जी बच्चे। अब आप जरा बोर्ड पे देखें सारे, हमारे पास पीवी अपॉन आर टी और प्रेशर के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो कुछ इस तरह से है। याद रखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूं बेटा, जितने भी आइडियल गैसेस है उनके लिए जी की वैल्यू हमेशा 1 के बराबर होता है,
ठीक है बेटा, जी की वैल्यू किसके बराबर होगी बेटा, जी विल बी इक्वल टू, मैं यहां पे लिखता हूं जी विल बी इक्वल टू 1। अगर 1 के बराबर हो तो गैस विल बी आइडियल। गैस क्या है बेटा, गैस आइडियल है। मैं ये कह रहा हूं कि बेटा कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू अगर 1 के बराबर हो तो आइडियल है, 1 से ज्यादा हो जाए और या 1 से कम हो जाए, दोनों केसेस में नॉन आइडियल है। ठीक है बच्चे, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू जी के इक्वल हो तो आइडियल है, जी से इंक्रीज कर जाए ग्रेटर देन 1 हो तब भी नॉन आइडियल है, लेसर देन 1 हो तब भी जो है नॉन आइडियल है। ठीक है बच्चे, तो ये पॉइंट आपने याद रखनी है। सो इस ग्राफ में आपके पास प्रेशर वर्सेस कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है, तो आइडियल गैसेस के लिए जो लाइन आएगी बेटा दैट इज, अभी हमने डिस्कस किया आइडियल गैसेस के लिए जी की वैल्यू 1 है, तो हम सपोज करते हैं कि 1 हमारे पास यहां पे आ रही बेटा 1.0, तो ये किसके लिए होगा बेटा, दिस इज फॉर आइडियल गैसेस। ये किसके लिए होगा बेटा, आइडियल गैसेस के लिए। जो आइडियल गैसेस है उनके लिए ये लाइन होनी चाहिए। जितने भी गैसेस आइडियल है उन तमाम को जब आप इस ग्राफ ड्रा करेंगे तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की जो वैल्यू आएगी वो 1 के बराबर आना चाहिए। अगर 1 के बराबर आ जाए तो वो आइडियल है, 1 से पॉजिटिव डेविएट करे या 1 से नेगेटिव डेविएट करे तो आपके पास नॉन आइडियल होगा। ठीक है बच्चे, अब हम जरा डिस्कस करते हैं हीलियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड को। जरा देखिए जरा बच्चे आप यहां बोर्ड पे, अगर आप हीलियम के लिए ग्राफ ड्रा करें तो हीलियम के लिए जो आपके पास लाइन आती है दैट इज सम लाइक दिस, दिस इज फॉर हीलियम। ठीक है बच्चे, ये किसके लिए है, हीलियम के लिए है। अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन हमारे पास क्या होगा बच्चे, दिस इज फॉर हाइड्रोजन। ठीक है बच्चे, और अगर हम ग्राफ ड्रा करें नाइट्रोजन के लिए तो नाइट्रोजन के लिए होगा सम लाइक दिस। और अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड के लिए ग्राफ ड्रा करें तो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए ग्राफ होगा बेटा दिस। अब आपने जरा गौर से बेटा इसको अंडरस्टैंड करना है कि हमने देखा हीलियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड की अगर हम बिहेवियर चेक करें तो सबसे ज्यादा आइडियल गैस की तरह या आइडियल गैस की जो वैल्यू है, जी की वैल्यू है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की जो वैल्यू है, इसके करीब करीब हीलियम है। इसके बाद हाइड्रोजन दूर जा रहा है, इसके बाद नाइट्रोजन, इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड। एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू याद रखिएगा बेटा, अब तक जितने भी हमारे पास गैसेस है पीरियोडिक टेबल के अंदर, जितने भी हमारे पास अब तक दुनिया में गैसेस है, उन तमाम में से सबसे ज्यादा आइडियल बिहेवियर हीलियम शो करती है। हीलियम गैस बिहेव मच मोर आइडियली। ठीक है, इसकी आइडियलिटी ज्यादा होती है। मतलब आप ये समझते हैं कि पूरे गैसेस में, एमसीक्यूज आ सकते हैं कि पूरे गैसेस में हीलियम वाहिद गैस है जो सबसे ज्यादा आइडियल बिहेवियर शो करती है। ठीक है बच्चे, तो इसकी रीजन यहां पे मैं आपको बता दूंगा क्यों है ऐसा। इससे पहले आप जरा यहां पे देखें कि ये इसके करीब करीब आ रहा है, इससे दूर हाइड्रोजन जा रहा है, इससे ऊपर नाइट्रोजन, इससे ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसमें हमारे पास दो किस्म के एक तरह से बिहेवियर शो हो रही है। एक बिहेवियर हमारे पास बेटा यहां से लेकर यहां तक का है जिसको हम कहेंगे पॉजिटिव डेविएशन, और एक आपके पास यहां से लेकर यहां नीचे तक है जिसको हम कहेंगे नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन में क्या डिफरेंस है यहां पे देखें जरा। इस लाइन से ऊपर आपके पास पॉजिटिव डेविएशन है, इस लाइन से नीचे आपके पास नेगेटिव डेविएशन है। अब पॉजिटिव डेविएशन में क्यों पॉजिटिव डेविएशन है मैं आपको रीजन बताने लगा हूं। ठीक है बच्चे, पॉजिटिव डेविएशन क्यों होगा बेटा, पॉजिटिव डेविएशन इसलिए होगा क्योंकि जो z की वैल्यू है, z की वैल्यू इज z, द वैल्यू ऑफ z इज ग्रेटर देन 1, वैल्यू ऑफ z इज ग्रेटर देन 1 से ग्रेटर है, पहली बात। ठीक है बच्चे, अब आप जरा यहां पे देखिए जो z की वैल्यू है अगर वो ग्रेटर देन 1 हो तो क्या होगा, इसका मतलब यह है कि अगर हम बात करते हैं PV अपान RT की तो दिस इज ग्रेटर देन 1 से ग्रेटर हो जाएंगे। ठीक है बच्चे, जब 1 से ग्रेटर हो तो याद रखिएगा ये वो गैसेस है जब पॉजिटिव डेविएशन शो कर रही है तो पॉजिटिव डेविएशन में याद रखिएगा गैसेस आर लेस कंप्रेसिबल। गैसेस क्या है बेटा, लेस कंप्रेसिबल है। लेस कंप्रेसिबल क्यों है
क्योंकि इनके दरमियान एम्प्टी स्पेसेस कम है। क्यों है बेटा? क्योंकि आपके पास जो है ये लेस कंप्रेसिबल है ड्यू टू, क्या होगा बेटा आपके, ड्यू टू बिकॉज ऑफ लेस एम्प्टी स्पेसेस। क्या है बेटा? एम्प्टी स्पेसेस बहुत कम है, बिकॉज लेस एम्प्टी स्पेसेस। ठीक है बच्चे, लेस कंप्रेसिबल है। लेस कंप्रेसिबल से क्या मुराद है? आप इस गैस को कंप्रेस नहीं कर सकते क्योंकि साइज आपके पास ज्यादा है, इनके दरमियान एम्प्टी स्पेसेस कम है। पॉजिटिव डेविएशन में स्पेसिंग जो है वो कम हो जाती है, इस वजह से जो z की वैल्यू है वो 1 से ग्रेटर हो जाएंगे बेटा और पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे। ठीक है बच्चे, अगर हम नेगेटिव डेविएशन की बात करें तो नेगेटिव डेविएशन में याद रखिएगा z की जो वैल्यू है वो लेसर देन 1 है बेटा। इट मींस पीवी अपॉन आर टी इज लेसर देन 1। पहली बात तो याद रखिएगा, एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपने याद रखनी है बेटा। नंबर 2 क्या है बेटा? जब नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे तो हाईली कंप्रेसिबल है, हाईली कंप्रेसिबल है। और ये किस वजह से बेटा? बिकॉज, किस वजह से बेटा? अभी उसमें हमारे पास लेस एम्प्टी स्पेसेस था, अब इसमें हमारे पास क्या होगा बेटा? मोर एम्प्टी स्पेसेस आएगा। क्या आएगा? मोर एम्प्टी स्पेसेस। ठीक है बच्चे, मोर एम्प्टी स्पेसेस। ठीक है, हाँ। तो मैंने इसलिए आपका जो है बेटा चैट मैंने हाइड इसलिए कर दिया है क्योंकि आप लोग जो है ज्यादा बातें कर रहे थे आपस में। ठीक है, अब मैं आपको जरा चैट को जरा इनेबल कर देता हूँ, जरा 1 मिनट जरा मुझे टाइम दे दे। ठीक है, जी बच्चे, अब जरा कोई क्वेश्चन है किसी का? इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है किसी का बेटा? अब बता दे, मैंने चैट आपका इनेबल कर दिया है, जरा जल्दी से बताए बेटा, आपके पास सिर्फ 2 मिनट है। अब आपको जरा मैं एक दफे इसको रिपीट करके, नोबल गैस बेटा आइडियल सारे के सारे आइडियल नहीं है, इनकी बिहेवियर आइडियल गैसेस की तरह है। ठीक है, नोबल गैसेस जो आपके पास हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टोन है, जेनोन है, इन सब की बिहेवियर आइडियलिटी के करीब करीब है। लेकिन इन सब में से सबसे ज्यादा आइडियल बिहेवियर किसकी ज्यादा है बेटा? आइडियल बिहेवियर हीलियम की है। मैं आपको थोड़ा नेक्स्ट ग्राफ जब पढ़ाऊंगा आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तो वहां पे मैं आपको क्लियर भी कर दूंगा कि जिसका साइज कम हो ना, साइज कम हो, उसकी आइडियलिटी बहुत ज्यादा होती है बेटा, आइडियल बिहेवियर ज्यादा हो जाती है। ठीक है बेटा, इस्तेमाल हो जाए, दे विल शो मोर आइडियलिटी। जी की इक्वेशन है बेटा पीवी अपॉन आर टी। पीवी अपॉन आर टी आपको पता है बेटा, हमने एक इक्वेशन डिराइव किया था, अगर आपको याद हो तो जनरल गैस इक्वेशन से ही लिया हुआ है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को। दैट इज क्या है बेटा? प्रेशर वॉल्यूम, द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर, द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड द वॉल्यूम टू यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट टू टेम्परेचर। ये आपके पास इक्वेशन है, इसकी वैल्यू 1 हो तो आइडियल है, 1 से अबव चले जाए तब भी नॉन आइडियल है, 1 से बिलो चले जाए तब भी नॉन आइडियल है। ठीक है बच्चे, अब आप जरा देखें, इसमें 2 किस्म के आपके पास फिनोमेना हो रहा है। एक तो आपके पास पॉजिटिव डेविएशन शो हो रहे, सारे के सारे ऊपर जा रहे हैं, और एक आपके पास इस हिस्से में अगर आप जरा देखें, इस पॉइंट पे देखें जरा, तो यहां पे आपके पास 2 चीजें ऐसे हैं जो नेगेटिव डेविएशन शो कर रही है, एक नाइट्रोजन और एक कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्यों ऐसा कर रहे हैं वो हम इसमें नेक्स्ट ग्राफ को जब हम डिस्कस करेंगे तो वहां पे हम इसको मजीद एलोबरेट करेंगे। ठीक है बच्चे, अब यहां पे आपने जो पॉइंट अंडरस्टैंड करना है वो ये है कि जब आपने प्रेशर इंक्रीज किया, जब आपने प्रेशर इंक्रीज किया तो गैस जो है, याद रखिएगा बेटा, गैस जो हीलियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड की अगर हम आइडियलिटी देखें तो वो जितना हाई प्रेशर की तरफ हम जाएंगे, जो हाई प्रेशर की तरफ जाएंगे वो डेविएट ज्यादा करेंगे फ्रॉम आइडियलिटी। आइडियलिटी से ज्यादा डेविएट करके कहां जा रहे हैं बेटा? रियल गैसेस की तरफ जा रहे हैं। लेकिन हाइड्रोजन और हीलियम में अगर आप जरा देखें, ठीक है बेटा, अच्छा क्वेश्चन है, हाइड्रोजन सबसे स्मॉलर साइज है, तो हमारे पास यहां पे ग्राफ ये आना चाहिए था कि हीलियम ऊपर जाए, हाइड्रोजन नीचे आए। लेकिन बात ये है कि हीलियम हाईली इनर्ट है, इनर्ट भी है, इसकी पोलैरिटी बिल्कुल 0 हो जाती है, मतलब ये किसी के साथ रिएक्शन भी ऑर्डिनरी कंडीशन में नहीं कर सकती, लेकिन हाइड्रोजन रिएक्शन कर सकती है। ठीक है बेटा, उसकी रिएक्टिविटी हीलियम से ज्यादा होती है, तो वो आगे जाके आपके पास डिफरेंट कंपाउंड, डिफरेंट सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करके कंपाउंड्स बना देते हैं। लेकिन हीलियम ऑर्डिनरी कंडीशंस पे कभी भी कंपाउंड नहीं बना सकते, हीलियम हाईली स्टेबल भी है,
इसीलिए उसकी आइडियल बिहेवियर सबसे ज्यादा है। स्मॉल साइज दोनों की है ऑब्वियसली, लेकिन हीलियम को हम ज्यादा आइडियल क्यों कहेंगे? क्योंकि ये हाईली इनर्ट है, हाईली अनरिएक्टिव है। ठीक है बच्चे, स्टेबल इसी को कहेंगे जी बच्चे। ठीक हो गया। तो यहां पे अगर आप प्रेशर इंक्रीज करते जाए बेटा, प्रेशर इंक्रीज करते, टेम्परेचर आपको मैंने कहा था कि टेम्परेचर क्या होगा बेटा, इसके लिए टेम्परेचर विल बी इक्वल टू 0 डिग्री या 273 केल्विन। टेम्परेचर आपके पास ये मेंटेन किया हुआ है। इस टेम्परेचर पे जो जो आप प्रेशर को इंक्रीज करेंगे बेटा, याद रखिएगा गैसेस जो है वो नॉन आइडियल की तरफ ज्यादा जाएंगे, नॉन आइडियल की तरफ ज्यादा डेविएट करेंगे। ठीक है बच्चे। इसके बाद इसका जो नेक्स्ट ग्राफ होगा उसमें हम टेम्परेचर को 100 डिग्री सेल्सियस पे स्टडी करेंगे और वहां पे जाके हम ये चीज देखेंगे कि भाई हाउ एन आइडियल गैस डेविएट फ्रॉम आइडियलिटी। जी बच्चे, वो उसमें इसी के ऊपर हम बात करेंगे। आइडियल गैस के लिए कुछ कंडीशंस भी है कि आप आइडियल गैस को आइडियल गैस क्यों कहेंगे। ठीक है बच्चे। और जो आप बात कर रहे हैं ना कि हाई टेम्परेचर पे आइडियल है और लो टेम्परेचर पे नॉन आइडियल है, तो उसकी भी हम बात करेंगे। अगर आप जरा देखें ना, हाई टेम्परेचर की अगर आप बात करते हैं तो हाई टेम्परेचर जब आप देंगे तो गैसेस मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो वो एक दूसरे से बहुत डिस्टेंस पे चला जाएगा। जब वो एक दूसरे से डिस्टेंस पे चला जाएगा तो जाहिर बात है इनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं होंगे। ठीक है बेटा। और ये बिहेव करेगा रियल गैसेस। बेटा टेम्परेचर आपके पास 0 है, इस पे टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं है। टेम्परेचर आपके पास 0 ही रखा हुआ है, लो टेम्परेचर है। मीन आप यहां पे ये कहेंगे टेम्परेचर इज वेरी लो, 0 डिग्री सेल्सियस। आपने जो बिहेवियर चेक करनी है वो प्रेशर का कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के साथ चेक करनी है। तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो है वो आपके पास क्या है, प्रेशर के साथ। यहां पे इनका जब हम ग्राफ ड्रा करेंगे तो जब आप प्रेशर इंक्रीज करते जाएंगे तो जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू 1 से इंक्रीज होती जाएगी। ये बेसिकली हमने देखना है। टेम्परेचर का इफेक्ट ऑब्वियसली है, लेकिन हमने टेम्परेचर को यहां पे 0 डिग्री से कांस्टेंट रखा हुआ है। टेम्परेचर को हमने यहां पे चेंज नहीं किया, हमने लो टेम्परेचर मेंटेन किया हुआ है। जब लो टेम्परेचर मेंटेन करेंगे तो गैसेस की बिहेवियर कुछ इस तरह होगी। और हाई प्रेशर पे हमेशा, हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पे गैस हमेशा क्या होगा बेटा आपके पास, जी बच्चे, क्या होगा आपके पास, नॉन आइडियल। ठीक है, नॉन आइडियल होगा। इसको हम नेक्स्ट उसमें डिटेल करेंगे। जी बच्चे, आइडियल गैसेस गो टुवर्ड रियल गैसेस। ठीक है बच्चे, आज आपका टेस्ट नहीं होगा क्योंकि आज आपका FLP होना था, इसलिए मैंने वो टेस्ट नहीं दिया है। टेस्ट नहीं होगा आज। ठीक है बेटा। तो आज के लेक्चर के हवाले से अपने रिव्यू लाजमी दे दीजिएगा बेटा। ठीक है ना। रिव्यू मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा बेटा, आपके रिव्यू हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए क्योंकि हमें पता चल जाता है कि बच्चे को क्या समझ आ रही है क्या नहीं आ रही। ठीक है, तो अपने रिव्यूज लाजमी दे दीजिएगा। और कल आज आपका जो है 6 to 8 PM आपका FLP का पेपर होना है। ठीक है, कल संडे है, मंडे को हम उसी FLP को डिस्कस करेंगे टोटली। ठीक है, पूरे घंटे में हम तमाम MCQs को सॉल्व भी करेंगे बच्चे। ठीक है, आप इस चीज़ के लिए वो ना हो कि सर हम उसको कैसे करें, हर क्वेश्चन के आंसर भी बता दूंगा आपको मैं, और साथ साथ मैं उसकी एक्सप्लेनेशन भी दूंगा मंडे के लेक्चर में। ठीक है बच्चे, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर FLP। ठीक है, आई होप सो कि आप लोग अच्छा परफॉर्म करेंगे। मुझे मेरे केमिस्ट्री से कंसर्न है, तो मुझे केमिस्ट्री में अच्छे मार्क्स चाहिए। ठीक है बच्चे, तो नेक्स्ट मंडे को मुलाकात होगी बेटा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।